अभिवादन। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक तरह से हिस्सा है, भले ही हम उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हों। सेवा विपणन यानी सर्विसेज मार्केटिंग। हमारे पास फाउंडेशंस ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग एंड नेचर से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं, और हमारा मिशन है ये समझना कि सेवाओं का बाजार प्रोडक्ट्स के बाजार से इतना अलग क्यों है, इसकी अनूठी चुनौतियां क्या हैं, और भारत जैसे देश में जहां सेवा क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, ये क्यों मायने रखता है। नमस्ते। हाँ, ये विषय सचमुच बहुत प्रासंगिक है। आजकल हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अनगिनत सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिस्ट लंबी है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी हैं सच में, और इसलिए इन्हें समझना जरूरी है कि कंपनियां इन्हें हम तक कैसे पहुंचाती हैं और क्या चीज इन्हें सफल या कभी-कभी असफल बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आमतौर पर जब मार्केटिंग की बात होती है तो हमारे दिमाग में कोई प्रोडक्ट आता है, कोई साबुन, कार या फोन। लेकिन ये सेवा विपणन, ये इससे अलग कैसे है? क्या ये सिर्फ विज्ञापन करने का कोई अलग तरीका है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सेवा विपणन सिर्फ बेचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये ग्राहकों के लिए मूल्य वैल्यू बनाने, उसे संप्रेषित करने और डिलीवर करने का एक पूरा दर्शन है। खासकर तब जब पेशकश अमूर्त हो, इंटेंजिबल जिसे कहते हैं। अमूर्त मतलब जिसे छू या देख नहीं सकते? हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि आप सेवा को छू या देख नहीं सकते, तो मार्केटिंग का पूरा जोर ग्राहक के अनुभव पर, उसके विश्वास पर और रिश्ते पर चला जाता है। भौतिक विशेषताओं के बजाय सेवा की गुणवत्ता कैसी है, कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, प्रक्रिया कितनी आसान है और ब्रांड की इमेज, ये सब चीजें आगे आ जाती हैं। अच्छा, मतलब अगर हम जैसे हयात होटल का उदाहरण लें, तो वे सिर्फ एक कमरा नहीं बेच रहे, नहीं, वे एक अनुभव बेच रहे हैं, आराम का, मेहमान नवाजी का, शायद एक स्टेटस का भी। तो उनका विपणन इसी अनुभव को बनाने और बताने पर केंद्रित होगा। बिल्कुल। उनका मार्केटिंग इसी विश्वास को बनाने पर केंद्रित होता है कि आपको वहां लगातार एक उच्च स्तरीय, आरामदायक और यादगार अनुभव मिलेगा। ये विश्वास ही उनकी असली चीज है जो वो बेच रहे हैं। ये प्रोडक्ट मार्केटिंग से एकदम अलग सोच है, जहां आप शायद प्रोडक्ट के फीचर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। और ये सब सेवाओं की प्रकृति के कारण है ना? जिसे अक्सर कुछ मुख्य विशेषताओं से समझा जाता है, जिन्हें कभी 5 आईज या 7 आईज भी कहते हैं। पहली और शायद सबसे अहम है अमूर्तता, इंटेंजिबिलिटी। हाँ, इंटेंजिबिलिटी। सेवाएं हवा की तरह हैं, आप उन्हें खरीदने से पहले महसूस नहीं कर सकते। तो ये तो बिजनेस के लिए एक बड़ी चुनौती हुई। अगर ग्राहक कुछ देख या छू नहीं सकता, तो वो खरीदने का फैसला कैसे करेगा? सही। यहीं पर साक्ष्य यानी एविडेंस महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपनियां क्या करती हैं? वो भौतिक सुरागों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे एक साफ सुथरा क्लिनिक या एक स्मार्ट यूनिफॉर्म वाला स्टाफ, एक अच्छी वेबसाइट, ग्राहकों की तारीफें, टेस्टिमोनियल्स जिसे कहते हैं। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब अमूर्त सेवा को मूर्त बनाने की कोशिशें हैं, ताकि ग्राहक को भरोसा हो सके। वो सलून वाला उदाहरण याद है? आप कटिंग से पहले उसके स्टाइलिश इंटीरियर, सफाई या स्टाइलिस्ट के पिछले काम की तस्वीरों पर ही तो भरोसा करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गया। दूसरी विशेषता है अभिन्नता। इंसेपरेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? अभिन्नता यानी सेवा का उत्पादन और उपभोग एक ही समय पर होता है, और अक्सर सेवा देने वाले और लेने वाले का आमने सामने होना जरूरी होता है। जैसे कोई लाइव कॉन्सर्ट या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। बिल्कुल सही। आप कलाकार या डॉक्टर से उनकी सेवा को अलग नहीं कर सकते। वे वहीं मौजूद होते हैं जब सेवा दी जा रही होती है, और इसका सीधा असर पड़ता है कि सेवा कैसे दी जाती है और उसकी गुणवत्ता कैसे नियंत्रित होती है, क्योंकि ग्राहक सेवा प्रदाता के साथ सीधे संपर्क में आता है और वो बातचीत ही सेवा अनुभव का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। और इसी वजह से मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, और यही हमें तीसरी विशेषता पर लाता है, जो है परिवर्तनशीलता या विषमता, वेरिएबिलिटी और हेटेरोजेनिटी। यानी एक ही सेवा अलग अलग लोगों द्वारा या एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग समय पर दिए जाने पर भिन्न हो सकती है। सही कहा। एक ही कॉल सेंटर एजेंट एक दिन बहुत मददगार हो सकता है और दूसरे दिन शायद थका हुआ या चिड़चिड़ा। ये तो शायद सेवा विपणन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बिल्कुल है। उत्पाद तो फैक्ट्री में एक जैसे बन सकते हैं, पर सेवाओं में वो मानवीय तत्व होता है। हाँ,
कंपनियां कोशिश करती हैं ट्रेनिंग देकर, मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी एसओपीज बनाकर इसे कम करने की। मैकडॉनल्ड्स इसका क्लासिक उदाहरण है कि कैसे प्रक्रियाओं के जरिए दुनिया भर में एक जैसा अनुभव देने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हमेशा एक रूपता मतलब कंसिस्टेंसी ही चाहिए? कभी कभी ग्राहक व्यक्तिगत ध्यान या कस्टमाइजेशन चाहते हैं जो मानकीकरण के थोड़ा विपरीत है। ये एक दिलचस्प दुविधा है ना? क्या मानकीकरण ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है या उसे थोड़ा रोबोटिक बना देता है? शायद संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल। यहीं पर कर्मचारी सशक्तिकरण यानी एम्प्लॉई एम्पावरमेंट जैसी चीजें आती हैं। कर्मचारियों को इतनी छूट देना कि वे स्थिति के अनुसार ग्राहक के लिए सही निर्णय ले सकें, बजाय इसके कि वो सिर्फ नियमों का पालन करें। और इसमें अच्छा प्रशिक्षण और सही तकनीक जैसे सीआरएम सिस्टम जो ग्राहक की पिछली बातचीत का रिकॉर्ड रखते हैं, ये सब मदद कर सकते हैं। ठीक है। चौथी मुख्य विशेषता है नाशवानता, मतलब सेवाओं को स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता। हाँ, एक एयरलाइन की खाली सीट या एक थिएटर शो की बिक न सकी टिकट वो हमेशा के लिए व्यर्थ हो जाती है, उसे बाद में नहीं बेच सकते। इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? इसका असर ये होता है कि व्यवसायों को मांग और आपूर्ति के प्रबंधन मतलब डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट के लिए बहुत रचनात्मक होना पड़ता है। यहीं से डायनामिक प्राइसिंग जैसी रणनीतियां निकलती हैं, मांग के अनुसार कीमतें बदलना या ऑफ पीक डिस्काउंट देना, अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाना या पूरक सेवाएं देना। जैसे रेस्टोरेंट लंच के समय या हफ्ते के दिनों में विशेष ऑफर दे सकते हैं ताकि कम व्यस्त समय में भी ग्राहक आएं, या इंतजार के समय को सुखद बनाने के लिए बार या लाउंज जैसी सुविधाएं दे सकते हैं। ये सब नाशवानता से निपटने के तरीके हैं। अच्छा, और कुछ और विशेषताएं भी हैं शायद, जैसे स्वामित्व का ना होना। हाँ, ये भी एक बिंदु है। सेवाएं असल में किराए पर ली जाती हैं, खरीदी नहीं जाती। आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पूरी कंपनी के मालिक नहीं बनते। आपको उपयोग का अधिकार मिलता है, स्थायी कब्जा नहीं। और लोग, उनका क्या रोल है? लोग तो बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, चाहे वे फ्रंट लाइन कर्मचारी हों या बैक एंड सपोर्ट वाले। उनका चयन, प्रशिक्षण, उनकी प्रेरणा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वे ही ब्रांड का चेहरा होते हैं। ग्राहक का अनुभव काफी हद तक उन पर निर्भर करता है। और अंततः शायद ये सब संबंधों पर आकर टिकता है। निश्चित रूप से, क्योंकि सेवाएं अमूर्त और परिवर्तनशील होती हैं, ग्राहकों का भरोसा जीतना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक बार का लेन देन काफी नहीं होता। सेवा विपणन अक्सर दीर्घकालिक वफादारी बनाने पर केंद्रित होता है, जैसे बैंक या बीमा कंपनियां करती हैं। हाँ, या आपका स्थानीय सैलून भी। वे सब आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं ताकि आप बार बार वापस आएं। ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन और लगातार अच्छी सेवा के माध्यम से किया जाता है। तो ये सभी विशेषताएं मिलकर सेवा विपणन को उत्पाद विपणन से कहीं अधिक जटिल और सूक्ष्म बना देती है। तो इस सब का मतलब क्या है? भारत जैसे देश के लिए ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्रोत बताते हैं कि सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जीडीपी में इसका योगदान 50% से भी ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ जीडीपी का आंकड़ा नहीं है, ये रोजगार का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। सोचिए, आईटी सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रिटेल, दूरसंचार, ये सब लाखों लोगों को नौकरियां देते हैं। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, सेवाओं का महत्व और बढ़ता जाता है। लोग बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर सुविधा, अनुभव और बेहतर जीवन स्तर की तलाश करते हैं, और ये ज्यादातर सेवाओं के जरिए ही मिलता है। और आज का जो प्रतिस्पर्धी बाजार है, जहां कई कंपनियों के उत्पाद लगभग एक जैसे हो सकते हैं, वहां शायद सेवा ही वो चीज है जो उन्हें अलग करती है। एकदम सही कहा। सोचिए, भारत में इतने सारे बैंक हैं, वे ब्याज दरों के अलावा और किस आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं? शायद उनकी ऐप कितनी आसान है, ग्राहक सेवा कैसी है, लोन कितनी जल्दी मिलता है। हाँ, ये सब सेवा के पहलू हैं। सेवा की गुणवत्ता एक शक्तिशाली विभेदक, एक डिफरेंशिएटर बन गई है। यह न केवल ग्राहकों को आकर्षित करती है, बल्कि उन्हें बनाए रखने में भी मदद करती है। एक खराब सेवा अनुभव ग्राहक को हमेशा के लिए दूर कर सकता है,
खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में, जहां नेगेटिव फीडबैक बहुत तेजी से फैलता है। और अच्छी सेवा दूसरी ओर सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ पैदा करती है, जो शायद सबसे प्रभावी मार्केटिंग में से एक है। और ये सिर्फ घरेलू स्तर पर ही नहीं है ना? भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस या इन्फोसिस, वे वैश्विक मंच पर कैसे टिक पाती हैं? बिल्कुल, वे अपनी सेवा की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और नवाचार के दम पर ही प्रतिस्पर्धा करती हैं। सेवा विपणन के सिद्धांतों को समझना उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को जीतने और बनाए रखने में मदद करता है। तो संक्षेप में कहें तो भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार, उपभोक्ता संतुष्टि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रभावी सेवा विपणन बहुत जरूरी है। अपरिहार्य है। ये अब केवल एक अकादमिक अवधारणा नहीं रही, बल्कि व्यावसायिक सफलता की एक बुनियादी जरूरत बन गई है। चलिए अब कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। ये कंपनियां इन सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे ला रही हैं? एयरटेल का उदाहरण लें। हाँ, एयरटेल। वे मुख्य रूप से कनेक्टिविटी बेचते हैं, जो कि एक अमूर्त सेवा है। वे इसे मूर्त बनाने के लिए क्या करते हैं? वे अपने नेटवर्क कवरेज पर जोर देते हैं, भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे वो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है वाले अभियान, और ग्राहक सेवा पर फोकस करते हैं। और उनकी चुनौती क्या है? उनकी मुख्य चुनौती है परिवर्तनशीलता को नियंत्रित करना। मतलब देश भर में लाखों ग्राहकों को लगातार अच्छी नेटवर्क गुणवत्ता और ग्राहक सहायता प्रदान करना। इसके लिए वे तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट, ऐप आधारित सहायता और प्रक्रियाओं का भी, जैसे कॉल सेंटर स्क्रिप्ट, तकनीशियन ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है। ताज होटल्स का मामला इससे अलग है। वे तो लग्जरी अनुभव बेचते हैं। यहाँ अमूर्तता और भी ज्यादा है। वो एहसास, माहौल, विशेष महसूस करने की भावना। हाँ बिल्कुल। और ताज इसके लिए भौतिक साक्ष्यों पर तो निर्भर करता ही है, भव्य इमारतें, सुंदर सजावट, लेकिन साथ ही मानवीय संपर्क पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यहाँ अभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। मेहमान और स्टाफ के बीच की बातचीत ही अनुभव का केंद्र है। और वो परिवर्तनशीलता को कैसे संभालते हैं? वे परिवर्तनशीलता को बहुत उच्च स्तर के प्रशिक्षण, कर्मचारी सशक्तिकरण और विस्तार पर अत्यधिक ध्यान देकर प्रबंधित करते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ मानकीकरण नहीं है, बल्कि लगातार उत्कृष्ट और व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना है, जो और भी मुश्किल काम है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे संस्थान कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हैं, खासकर जब वे तकनीक पर बहुत निर्भर हैं? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक तकनीक का उपयोग नाशवानता को संबोधित करने के लिए करता है 24/7 बैंकिंग एक्सेस के माध्यम से, और कुछ हद तक परिवर्तनशीलता को भी मानकीकृत ऑनलाइन प्रक्रियाओं के जरिए। लेकिन वे ये भी जानते हैं कि बैंकिंग में विश्वास और संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वे व्यक्तिगत सेवाओं, रिलेशनशिप मैनेजरों और लक्षित ऑफर के माध्यम से मानवीय संपर्क और संबंध निर्माण के पहलू को भी बनाए रखने की कोशिश करते हैं, भले ही ज्यादातर लेनदेन डिजिटल हो। और आजकल की डिजिटल सेवाएं जैसे जोमैटो या स्विगी, उनका मॉडल तो पूरी तरह से सुविधा और गति पर आधारित लगता है। हाँ, लेकिन जोमैटो, स्विगी एक बहुत ही जटिल सेवा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन करते हैं। उन्हें रेस्टोरेंट, जिनकी सेवा की गुणवत्ता में परिवर्तनशीलता है, डिलीवरी पार्टनर, जिनके समय और व्यवहार में परिवर्तनशीलता है, और ग्राहक, जिनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, इन सबके बीच समन्वय स्थापित करना होता है। ये तो काफी मुश्किल लगता है। वे तकनीक का उपयोग करते हैं, एल्गोरिथम, ट्रैकिंग, रेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं विश्वास और गुणवत्ता संकेत के लिए, और मानकीकृत प्रक्रियाओं का भी, जैसे डिलीवरी बैग, भुगतान प्रक्रिया, ये सब परिवर्तनशीलता और नाशवानता तेज डिलीवरी के रूप में को प्रबंधित करने के प्रयास हैं। यहाँ रेटिंग्स एक तरह से अमूर्त सेवा का मूर्त साक्ष्य बन जाती हैं। अच्छा, बायजूस का उदाहरण भी दिलचस्प है। शिक्षा तो पारंपरिक रूप से बहुत व्यक्तिगत और परिवर्तनशील सेवा रही है। हाँ, और बायजूस तकनीक का उपयोग करके शिक्षा की सामग्री को मानकीकृत करने और एक इंटरैक्टिव अनुभव बनाने की कोशिश करता है। इससे कुछ हद तक पारंपरिक कक्षा की परिवर्तनशीलता कम हो सके। वे अमूर्त सीखने को आकर्षक वीडियो और व्यक्तिगत प्रगति ट्रैकिंग के माध्यम से मूर्त बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इसमें चुनौतियां नहीं है? बिल्कुल है। चुनौती बनी रहती है कि क्या ये तकनीक सभी छात्रों के लिए समान रूप से प्रभावी है, और क्या ये शिक्षक छात्र के व्यक्तिगत संबंध का स्थान पूरी तरह ले सकती है? ये सवाल तो है ही। ये स्पष्ट है कि इन सभी कंपनियों को सेवा की अनूठी विशेषताओं से जूझना पड़ता है, और वे अपनी रणनीति उसी के अनुसार बनाती हैं।
तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें एकदम संक्षेप में, तो सेवा विपणन वास्तव में क्या है? मेरे विचार में सेवा विपणन सिर्फ उत्पाद बेचने से कहीं आगे बढ़कर पूरे ग्राहक अनुभव का प्रबंधन करना है। ये विश्वास बनाने, रिश्ते विकसित करने और लगातार मूल्य प्रदान करने के बारे में है, खासकर जब आप कुछ ऐसा बेच रहे हो जिसे ग्राहक छू या देख नहीं सकता। और इसकी कुंजी क्या है? इसकी कुंजी है अमूर्तता, अभिन्नता, परिवर्तनशीलता और नाशवानता जैसी जो अंतर्निहित चुनौतियां हैं उनको समझना और उनसे निपटने के लिए रचनात्मक रणनीतियां विकसित करना। तो ये सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये तो पूरे संगठन की सोच होनी चाहिए। ग्राहक से हर संपर्क बिंदु, हर टच पॉइंट मायने रखता है। बिल्कुल, सेवा केंद्रित अर्थव्यवस्था में ग्राहक का अनुभव ही अंतिम उत्पाद है और इसी अनुभव को सफलतापूर्वक प्रबंधित करना यही सेवा विपणन का दिल है। ये चर्चा काफी ज्ञानवर्धक रही। इसने सेवा विपणन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो हमारी चर्चा से ही निकलता है। हमने सेवा की गुणवत्ता में परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी की बात की और मानवीय संपर्क पर उसकी निर्भरता की भी। अब सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जैसी जो नई तकनीकें आ रही हैं, वे भविष्य में सेवा वितरण और विपणन को कैसे बदल सकती हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या एआई चैटबॉट या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या पर्सनलाइज्ड एआई रिकमेंडेशंस, क्या ये इस परिवर्तनशीलता को कम करके एक जैसा कंसिस्टेंट अनुभव दे पाएंगी, या फिर वे मानवीय संपर्क की कमी के कारण नई तरह की चुनौतियां पैदा करेंगी, जैसे सहानुभूति की कमी या जटिल समस्याओं को हल करने में असमर्थता? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आने वाले समय में सेवा उद्योग की दिशा तय करेगा। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।